वेलकम एवरीबॉडी। टेम्परेचर एंड हीट हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 4 तक आप लोगों ने वीडियो देखी है, 6 वीडियो है और लेक्चर 4 तक आप लोगों ने देखा। ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 टेम्परेचर एंड हीट में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, तो डबल फायदा इसका। यदि आप 12th बोर्ड के लिए जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आपको 12th में भी पूछा जा सकता है और 12th के फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? किसी आइडियल गैस, आप लोगों ने आइडियल गैस का नाम सुना है, हालांकि कोई भी आइडियल गैस एक्सिस्ट नहीं करता है, लेकिन आइडियल गैस के बारे में आप लोग जानते हैं। उसका एक इक्वेशन भी आप लोग जानते हैं, PV = nRT, जहां PV nRT क्या क्या है सब आपको पता है, केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है। टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। तब हमारा हेडिंग है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका क्या क्या पोस्टुलेट्स है? हाँ, केमिस्ट्री में आप लोगों को बता दिया गया है कि पोस्टुलेट्स क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, सारा कुछ बता दिया गया है। तो इसका क्या क्या पोस्टुलेट्स है, क्या क्या इसका कथन है, क्या क्या कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो पहला पोस्टुलेट्स है ईच गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स का बना होता है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक गैस का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ढेर सारा मॉलिक्यूल हो सकता है। ऑक्सीजन गैस है तो उसमें O2 का ढेर सारा मॉलिक्यूल हो सकता है। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर रिजिड इलास्टिक। और किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो रिजिड इलास्टिक स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ये पहला पोस्टुलेट है, रिजिड। दूसरा पोस्टुलेट हमारा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। किसी भी गैस का मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूअस मतलब लगातार, रैंडम मतलब इधर उधर मोशन कर रहा होता है। दैट इज दे हैव नो प्रीफर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं होता है कि इधर चलेगा कि इधर। कंटिन्यूअस मतलब हमेशा एक जिग-जैग मोशन में, रैंडम मोशन में मूव कर रहा होता है। तीसरा पोस्टुलेट हम लोगों ने पहला पोस्टुलेट पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब आते हैं तीसरा पोस्टुलेट। क्या कहता है? The actual volume of gas is negligible in comparison to volume of a container. अब हम गैस की वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम की बात करते हैं। किसी गैस को आप 5 लीटर के कंटेनर में रखते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम 5 लीटर हो जाता है, और उसी गैस को आप 3 लीटर के कंटेनर में पैक कर देते हैं और 3 लीटर के कंटेनर में वास्तविक में वो पैक हो जाता है, तब उस गैस का वॉल्यूम 3 लीटर कहलाता है। यदि उसको 1 लीटर में पैक कर देते हैं तो वो 1 लीटर कहलाता है। तो वास्तविक वॉल्यूम कहने का मतलब कि उसको पूरा टाइट करने के बाद कितना वो जगह को घेर सकता है, मिनिमम कितने जगह में वो रख सकता है, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर। तो कंटेनर के वॉल्यूम के तुलना में गैस का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि गैस को जब एक्चुअल वॉल्यूम करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे, तो गैस लिक्विड में बदल जाएगा और वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा। जो लिक्विड का एक्चुअल वॉल्यूम होगा वही उस गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होगा। तब कंटेनर के मामले में उस लिक्विड का वॉल्यूम निग्लेजिबल होगा, ना के बराबर होगा। यही बात तीसरा नंबर पॉइंट में कहा गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, लेकिन आप इसको कोशिश करके समझ सकते हैं कि किसी भी गैस का एक्चुअल वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के निग्लेजिबल होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर लिया जाता है, क्योंकि जितना जगह के कंटेनर में उसको रखेंगे उतना जगह को वो घेर लेगा। अगला है चौथा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस फॉलो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है, आप लोगों को पता है न्यूटन कितने लॉ दिए हैं मोशन के बारे में? 5 नहीं 3। न्यूटन ने जो 3 लॉ ऑफ मोशन दिया है, उस 3 लॉज ऑफ मोशन दिया है, उस तीनों लॉज को मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉलो करता है। आप लोगों ने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स किसी गैस का हमेशा मोशन में होता है, तो मोशन में होता है तो वो किस लॉ को फॉलो करता है?
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, उस पर यदि कोई इक्वल फोर्स लगाता है तो वो भी उस गैस पे इक्वल फोर्स लगा देता है। ये एक बात हो। दूसरा बात, यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वो फॉलो करता है। 4 पॉइंट आप लोगों ने समझा। 5वां पॉइंट कहता है the molecules of a gas do not exert any force on each other on the bond of container। क्या कहा? the molecules of a gas do not exert any force on each other। एक मोलेक्यूल दूसरे मोलेक्यूल पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, और द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल पर भी कोई फोर्स नहीं लगाता है। ये बात आपके दिमाग को कह रहा होगा कि गलत बात है। आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि ये बात गलत है, मोलेक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाता है, ऐसा कहना गलत है। अब वॉल पे भी फोर्स नहीं लगाता है कंटेनर के, ऐसा भी गलत है। नहीं, ये चीज सही है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोलिजन होता है, टक्कर होता है, तब तो फोर्स लगाता ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तहत, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाता ही है। लेकिन जब तक कोलिजन ना रहा होता है, तब तक ना एक मोलिक्यूल्स दूसरे मोलिक्यूल्स पे फोर्स लगाता है, और ना ही मोलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स लगाता है। यहाँ एक्सेप्शन को दिमाग में रखना है कि ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स लगाएंगे, लेकिन कोलिजन नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तब आते हैं 6 पॉइंट में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहता है कोलिजन बिटवीन द मोलिक्यूल्स और द कोलिजन ऑफ ए मोलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। कहता है मोलिक्यूल्स का मोलिक्यूल के साथ कोलिजन या फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। दैट्स ऑल। ये हम लोगों ने 6 पॉइंट्स को पढ़ा। यहाँ 6 पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके। अब इस यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यही कहा जाता है, उसकी पोस्टुलेट्स यही है। अब आते हैं इसका सिद्धांत, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। यूजिंग दीज असम्पशन, इन्हीं मान्यताओं को यूज करके मैक्सवेल, साइंटिस्ट नेम है मैक्सवेल, कैलकुलेटेड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। क्लास 10th में आप लोगों ने जब मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो मैक्सवेल का नाम सुना होगा। मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल बाम हस्त नियम, ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे पढ़े होंगे, जिसमें कि इस तरह से हस्त नियम पढ़ना था। और सीबीएसई वाले मैक्सवेल राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेट का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसमें मैग्नेट का फोर्स किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसको जानने के लिए किया जाता था। आगे क्लास 12th में भी इसकी चर्चा करेंगे, यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यूजिंग दिस असम्पशन, इसको यूज करते हुए मैक्सवेल एक लॉ दी कि प्रेशर किसी गैस के द्वारा उसके वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या लगता है। कोई भी गैस जिस बर्तन में रखा रहता है उस पे वॉल पे कितना प्रेशर लगाता है, उसका फॉर्मूला उन्होंने बताया, P = 1/3 mn into VRMS का होल स्क्वायर बाई V। क्या बताया उन्होंने? P = 1/3 into mn VRMS का स्क्वायर बाई V। अब जानना है कि बहुत सारा चीज यहां लग रहा होगा कि अननोन चीजें कैसे बनेगा। वेरी इजी। m क्या है? स्मॉल m, मास ऑफ वन मोलिक्यूल। स्मॉल m से डिनोट करते हैं उस गैस के एक मोलिक्यूल का क्या मास है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम ढेर सारा लिए हुए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल का क्या मास होगा, उसको हम m से डिनोट करेंगे। n क्या है? कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो वो n हो गया। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस और कंटेनर, उस गैस का क्या वॉल्यूम है या कंटेनर का क्या वॉल्यूम। अभी हम बताएं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम नहीं। तो v वॉल्यूम है, और VRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मींस वो जिस स्पीड से चलता है, तो स्पीड का ये भी एक तरह का स्पीड ही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जहां पे VRMS उन्होंने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को ही लिया था। तब जानते हैं, आगे इसको थोड़ा डिराइव करते हैं। अच्छा, एक मोलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल n, तो m इंटू n करेंगे तो क्या मिलेगा? एक मोलिक्यूल का मास m और टोटल मोलिक्यूल का नंबर n, तो m इंटू n करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल जो हमारा गैस है उसका मास मिल जाएगा। तो m इंटू n के जगह पे हम कैपिटल M लिख दिए हैं, बस वही चीज किए हैं, m इंटू n के जगह कैपिटल M लिख दिए हैं, और m क्या है? टोटल मास ऑफ गैस, m इंटू n के बराबर है। क्योंकि एक मोलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर n, एक लड़का का वजन 10 kg, सब जितना भी लड़का क्लास में है
शायद एमसी क्लास के बच्चा की बात करते हैं और एक बच्चा का वेट है 20 केजी और टोटल 10 बच्चा पढ़ रहे हैं, तो 20 गुना 10 करेंगे तो सारे बच्चे का वजन हो जाएगा ना। यदि हर एक बच्चा का वजन 20 केजी हो, टोटल 10 बच्चे हैं, तो कितना हो जाएगा, पूरे क्लास का वजन 200 केजी आराम से निकल सकते। वही चीज है, एक मोलिक्यूल ऑफ मास का वेट है स्मॉल m और टोटल नंबर n, तो m इंटू n करते हैं तो क्या निकल जाता है, टोटल मास ऑफ द गैस। टोटल मास ऑफ द गैस निकल गया। अब हम देखिए m बाई v, इस v को हम अलग करते हैं, VRMS का कुछ किए नहीं है, बस m इंटू n को m बना दिए, टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ द गैस। m बाई v क्या हो जाएगा, पढ़े हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, पहले से पढ़ते आए हैं, ये भी पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो m बाई v को हम कर दिए डेंसिटी रो, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये रो है, p के तरह लिखा हुआ है लेकिन है रो, तो p इक्वल टू हो गया 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, रो डेंसिटी ऑफ गैस। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। m वॉल्यूम मास ऑफ गैस और v वॉल्यूम ऑफ गैस, तो m बाई v करेंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस निकल जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ गैस तक हो गया। अभी हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा कि p बराबर निकल गया 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अब इस 3 और रो को उधर ले जाते हैं, तो 3 इंटू p बाई रो हो जाएगा VRMS के स्क्वायर के बराबर, और स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, तो VRMS बराबर हो गया 3p बाई रो, 3p बाई रो। यही फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का। रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर 3 इंटू प्रेशर बाई डेंसिटी ऑफ द गैस, यानी 3 इंटू प्रेशर बाई डेंसिटी ऑफ गैस का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो निकल जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दैट ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ दैट गैस। दैट्स ऑल। अब हम लोग थोड़ा सा मीन स्पीड, एवरेज स्पीड और भी बहुत सारी चीजें उसको पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कोई गैस का कंटेनर है, ये गैस का कंटेनर है, चलिए ऊपर से ये बंद है, गैस का कोई कंटेनर है, इसमें 5 मोलिक्यूल से गैस हम लोग लिए, किसी गैस का 5 मोलिक्यूल से, जनरली इतना कम ले पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग 5 मोलिक्यूल से इसका लिए हैं। यहाँ देखिए ये इसका 5 मोलिक्यूल से 1 2 3 4 5, ये 5 मोलिक्यूल से मान लिया पहला मोलिक्यूल उसका वेलोसिटी v1 इधर है, कोई मोलिक्यूल v2 इसका इधर है, v3 इधर है, v4 इधर है, v5 इधर है, 5 मोलिक्यूल हम लोग लिए हैं। तब इसका मीन स्पीड क्या होगा, तो मीन स्पीड, मीन का मतलब ही होता है एवरेज, एवरेज क्या होगा, तो सभी स्पीड को जोड़ देंगे, टोटल कितना है 5, तो v1 plus v2 plus v3 plus v4 plus v5 डिवाइडेड बाय 5। ये क्लास 9th 10th में मैथ्स में हम लोग एवरेज निकालना सीखे थे, उसी से निकाले मीन स्पीड। दूसरा मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालेंगे, VRMS। VRMS क्या होता था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और यहाँ है रूट हटा हुआ है, तो रूट जब हटा हुआ है तो इसमें क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, जब इसमें रूट लगाएंगे तो स्क्वायर का रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। VRMS से हम लोग डिनोट करते थे रूट मीन स्क्वायर स्पीड को, यहाँ मीन स्क्वायर स्पीड को करें तो क्या होगा, VRMS का स्क्वायर, यानी हर चीज को मीन का स्क्वायर में लेना है, तो यहाँ v1 plus v2 plus v3 plus v4 plus 5 लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर plus v2 का स्क्वायर, क्योंकि मीन स्क्वायर स्पीड है, सभी चीज का मीन किसका, स्क्वायर स्पीड का, तो सभी स्पीड का स्क्वायर कर देंगे, उसका मीन निकालिए, तो जो होगा वो मीन स्क्वायर स्पीड होगा। इस फॉर्मूला से यदि रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है तब क्या किए कि मीन स्क्वायर स्पीड का सिर्फ रूट कर दिए, यही बहुत ही। यहाँ मेन मकसद हमारा इस क्वेश्चन में बताना था कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सैंपल ऑफ गैस क्या होगा, तो हमेशा 0 होता है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब कोलिजन होगा तो हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सो और उसको मेंटेन रखने के लिए एक दूसरे का डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए। जब डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है तो डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए, और डायरेक्शन जब अपोजिट होगा एक वेलोसिटी और दूसरे वेलोसिटी का, तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। इसलिए एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, किसी गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। दैट्स ऑल। अब हम लोग यदि 5 मॉलिक्यूल्स का तो पता कर लिए, लेकिन अधिक नंबर है तो v1 plus v2 plus v3 plus v लाख तक कहां से कर पाएंगे, कर पाना मुश्किल है। तो उस स्थिति में मीन स्पीड कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालते हैं,
उस स्थिति के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कोई जनरल फॉर्मूला क्या होगा अलग अलग को निकालने के लिए। पहले भी कुछ फॉर्मूला बताया, उसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मीन स्पीड जिसको Vn से डिनोट करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 बाई 5 पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब ढेर सारा मॉलिक्यूल्स हो तो उसको कैसे करेंगे? तो मीन स्पीड Vm होता है रूट अंडर 8RT बाई पाई, जहां पे R गैस कांस्टेंट है और m मोलेकुलर वेट किसी गैस का है kg में। गैस का मोलेकुलर वेट पता हो सकता है ना, तो उस गैस का मोलेकुलर वेट kg में दिया हुआ है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, मीन स्पीड का फॉर्मूला पता हो गया, रूट अंडर 8RT बाई पाई है, जहां R के जगह गैस कांस्टेंट रखना है, T आपको पता ही है, PV बराबर nRT फॉर्मूला में T क्या होता है? टेम्परेचर होता है। M मोलेकुलर वेट ऑफ गैस इन केस, यहां लिख सकते हैं T टेम्परेचर इन केल्विन। T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, आप लोग अभी अभी पढ़े थे 3p बाई रो होता है, पीछे कुछ ही देर पहले बताए थे कि VRMS होता है 3p बाई रो। हम इसको रूट अंडर 3p बाई रो होता है, लेकिन हम इसको रूट अंडर 3RT बाई m भी लिख सकते हैं। दैट इज p बाई रो के जगह पे RT बाई m ले आए। अब ये RT बाई m कैसे ले आए? कोई थीसिस नहीं, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि चूंकि PV बराबर क्या पढ़े हैं यहाँ पर? nRT। PV बराबर nRT, अपने मन में आया और ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं, प्रूव। PV बराबर nRT हम लोग पढ़े, तो PV बराबर n क्या है? नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, सॉरी n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। PV बराबर nRT में n के को हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल्स होता है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग पढ़े थे कि गिवन वेट बाई फॉर्मूला वेट, मतलब गिवन वेट ऑफ गैस बाई फॉर्मूला वेट ऑफ गैस, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो इसको हम m बाई m RT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ मोल्स के जगह गिवन वेट बाई फॉर्मूला वेट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। भी इस m को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिए, RT बाई m, और यहां से v जो मल्टीप्लाई में था इधर लाके डिवीजन में, तो हो गया m बाई v, मास बाई वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम पता है ना डेंसिटी होता है, तो इसके जगह पे हम लोग रख दिए डेंसिटी RT बाई m। अब रो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा, p बाई रो, इसका मान क्या निकल गया? RT बाई m। तो इसी p बाई रो के जगह पर हम यहाँ रख दिया RT बाई m, और यही हमारा हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू रूट अंडर 3RT बाई m। जब प्रेशर नहीं पता रहे तो इस और मोलिकुलर वेट पता रहे, रियल गैस कांस्टेंट तो पता ही रहेगा, और टेम्परेचर पता रहे, तो हम इस फॉर्मूला को रख के भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता कर सकते हैं। अब एक नया स्पीड का नाम सुनिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से ही मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, प्रोबेबल मतलब जिसका चांसेस हो, वो वाला स्पीड। सबसे ज्यादा चांस कौन सा स्पीड का है? तो इसको डिफाइन करते हैं द स्पीड पोजीशन बाय लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस का जितना मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे ज्यादा भाग उस गैस के मॉलिक्यूल्स का सबसे ज्यादा हिस्सा जिस स्पीड से मूव करता है, उस स्पीड को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसको जब कैलकुलेट किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2RT बाई m, Vp इक्वल टू रूट अंडर 2RT बाई m। हम लोग इस तरह से हम लोग तीन चीज पता किए कि Vp इक्वल टू मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट अंडर 2RT बाई m, रूट मीन स्क्वायर स्पीड रूट अंडर 3RT बाई m, और मीन स्पीड रूट अंडर 8RT बाई पाई। तीनों का जब देखा गया इक्वेशन, तो खुद ही आप देख सकते हैं Vp से बड़ा Vm है और Vm से बड़ा Vrms। सबसे छोटा कौन सा स्पीड होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये स्पीड सबसे कम होता है, Vm इससे ज्यादा होता है, और Vrms सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीन स्पीड को पता किया गया, और तीनों का रेशियो जाने तो 1:1.13:1.23 यही उसका रेशियो है। ये भी बहुत इजी है याद रखना, और एक कंपटीशन में ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चाहे तो हम यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा बुक में और इसके क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा। आई थिंक कि यदि ध्यान से पढ़े होंगे और यदि मैं बेहतर तरीके से इसको समझा पाया होगा, तो आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड अब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग शुरू करेंगे, हीट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।